क्या लग रहा है कौन जीतेगा? भैया कह नहीं सकते। तो रुझान कुछ भी हो सकता है, नतीजा तो 4 जून को ही पता चलेगा। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि कल जो अंतिम चरण का मतदान होना है उसके लिए क्या तैयारियां हैं और कौन कौन से बड़े नाम हैं इस अंतिम चरण के मुकाबले में, इस 7वें चरण के मुकाबले में। उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि सत्ता संघर्ष में किसने कितना दम लगाया, कितना दम सत्ताधारी एनडीए की तरफ से और कितना दम विपक्ष की तरफ से और बाकी पार्टियों की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितना दम लगाया और विपक्षी नेताओं ने कितना दम लगाया। इन सभी मुद्दों पर करेंगे खास चर्चा आज। और इसके बाद हम बात करेंगे कि इस बार जो पंजाब का चुनाव है, जो वहां का मुकाबला है, काफी लंबे समय के बाद वहां 4 कोने का मुकाबला बन रहा है। तो ये मुकाबला जो 4 कोने का है, इससे क्या कुछ संभावनाएं वहां बन रही हैं पंजाब में और कौन सी पार्टी के सामने कैसी चुनौती है, इस पर करेंगे बात। और इसके बाद बात एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहम मुद्दे की। दिल्ली वाले बूंद बूंद को तरस रहे हैं। वही दिल्ली जिसको केजरीवाल ने कहा था कि लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। लेकिन केजरीवाल इस मुद्दे पर खामोश हैं और बाकी अपने जेल जाने वाले मुद्दे पर भावनात्मक अपील कर रहे हैं। मैं जा रहा हूं, हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा। सवाल यह है कि क्या दिल्ली वाला आपका परिवार नहीं है जो पानी को तरस रहा है? उनका कौन ख्याल रखेगा? इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव 2024 समापन की ओर। कल होने वाले अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। मतदान केंद्रों में पहुंची पोलिंग पार्टियां। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। वर्षों बाद पंजाब में चतुष्कोणीय संघर्ष। 25 वर्ष के बाद पहली बार अकाली दल और बीजेपी अलग अलग लड़ रहे हैं चुनाव। आम आदमी पार्टी के फ्रीबी और भगवंत मान का लिटमस टेस्ट। आखिरकार एसआईटी के शिकंजे में आया यौन शोषण का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना। देर रात बेंगलुरु एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेशी। जानलेवा हुई गर्मी। बिहार में पिछले 24 घंटों में गई 65 लोगों की जान। तो ओडिशा में भीषण गर्मी से 12 लोगों की मौत। वहीं केरल में मानसून की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। सभी 14 जिले अलर्ट पर। मणिपुर में बाढ़ का कहर। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का संकट गहराया। भाजपा का दिल्ली सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन। और स्वाति मालीवाल केस में आरोपी विभव कुमार की जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में सुनवाई शुरू। इससे पहले जस्टिस चावला ने नई बेंच के पास भेजा था यह मामला। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और जैसा कि हमने बताया था, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि कल होने वाले मतदान के लिए क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं कल अंतिम चरण के मतदान के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 समापन की ओर जा रहा है और कल होने वाले अंतिम चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो रही हैं। तो कल जो है वो अंतिम चरण का मतदान है और अंतिम यानी 7वें चरण का मतदान है। तो अंतिम चरण में कल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 8, ओडिशा की, बिहार की 9, ओडिशा की 8 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। अंतिम चरण में पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं पेश। वाराणसी के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह। पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं को पत्र भी लिखा था। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत भी लोकसभा मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी उम्मीदवार हैं। अंतिम चरण के मतदान को लेकर टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है। सभी 9 सीटों पर साख बचाने की चुनौती है। ओबीसी सूची पर जो कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आया था और रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों की नाराजगी टीएमसी पर भारी पड़ सकती है। तो किस तरह से मतदान की तैयारियां हैं और क्या कुछ समीकरण हैं, हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता से प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के शिमला से नंदनी मित्तल हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं नंदनी जी के पास चलता हूं। सभी सीटों पर नंदनी जी कल मतदान हिमाचल में, और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तो हैं ही, कंगना रनौत की सीट की भी काफी चर्चा है। कल होने वाले मतदान को लेकर के क्या मोटे तौर पर हम मान लें कि हिमाचल प्रदेश की जो सभी सीटें हैं वहां बिल्कुल सीधा मुकाबला है एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच में, या यूं कहें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? सीधा मुकाबला है हिमाचल प्रदेश में। अगर पुराने इतिहास की बात की जाए तो कुछ सालों को छोड़ के, कुछ लोकसभा चुनाव को छोड़कर हमेशा से कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला रहा है। फिलहाल भी जो 3 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। जो मंडी की सीट है वो कांग्रेस के कब्जे में है, जहां प्रतिभा सिंह जहां से सांसद हैं, इस बार उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह चुनाव मैदान में है। दूसरी ओर कंगना रनौत जो है वो चुनाव मैदान में है। दोनों पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम हमीरपुर संसदीय सीट की बात करें तो अनुराग ठाकुर 5वीं बार चुनाव मैदान में है। उनके जो विपक्ष में कांग्रेस की ओर से उन्होंने जिसने पहले एक बार रायजादा जो है वो चुनाव मैदान में है, वो पहले ऊना जिले से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वे अपनी सीट हार गए थे। बाकी अगर 2 संसदीय सीटों की बात की जाए तो शिमला में सुरेश कश्यप चुनाव मैदान में है, वो दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से विनोद सुल्तानपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद के बेटे हैं जो 6 बार यहां से सांसद रहे शिमला संसदीय सीट से। वहीं अगर कांगड़ा की बात करें तो आनंद शर्मा बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस नेता के तौर पर। अगर कहा जाए, सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, विदेश मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस कार्यकाल में, वो चुनाव मैदान में है। लेकिन उनका ये अनुभव पहला होगा क्योंकि वह हमेशा से राज्यसभा की सीट पर सांसद चुने गए और मंत्री भी बनाए गए। तो कहा जाए तो आनंद शर्मा भी पहली बार चुनाव मैदान में है। विक्रमादित्य सिंह जिनका नाम आ रहा है वे भी पहली बार चुनाव मैदान में है। कंगना रनौत पहली बार चुनाव मैदान में है। तो ये सभी नए चेहरे होंगे लोकसभा अगर चुनाव की बात की जाए। इसके अलावा विधानसभा की 6 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, आप इसे बिल्कुल बताइए, मैं इसके बारे में पूछने ही वाला था। जो उपचुनाव हो रहे हैं वो भी बड़े ही अहम है हिमाचल प्रदेश के लिए। हाँ बिल्कुल, बहुत रोचक है। 34 का आंकड़ा, जहां भाजपा कोशिश कर रही है कि उनका आंकड़ा 34 का हो जाए, और अगर ये 6 लोग जीत कर आ जाते हैं तो भाजपा का आंकड़ा 32 का रह जाएगा। तो 2 सीटें फिर भी रह जाएंगी कि आप जो है वो सरकार बना सके। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी वो 34 हैं, और हमने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से सरकार बचाने की तैयारी
कोशिश की गई, किस तरह से सरकार बची, किस तरह से लोगों को निष्कासित कर दिया गया, किस तरह से विधायकों को 3 विधायक अभी भी कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं कि उनका त्याग पत्र जो है वो स्वीकार कर लिया जाए। तो पूरा चुनाव बहुत रोचक है, सबकी नजर है और जनता खामोश है। ठीक है, लौटता हूं आपके पास। प्रसेनजीत दाद, टीएमसी पिछली बार, अभी जो 9 सीटों पर वहां चुनाव होने, सारे की सारी सीट पिछली बार 2019 में टीएमसी ने जीती थी। तो एक तो वो दबाव होगा ही कि 9 के 9 बचाएं कैसे। उसके बाद जो दबाव दिख रहा है वो दबाव यहां तक दिखा कि अगर कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री वहां गए हैं तो वो भी दबाव है। ऊपर से कलकत्ता हाईकोर्ट का जो ओबीसी लिस्ट पर फैसला आया वो भी दबाव है। रामकृष्ण मिशन जैसे संगठनों पर जो हमलावर हुई टीएमसी, उसका भी दबाव है। तो टीएमसी कहीं ना कहीं इस चरण में जो पूरा का पूरा दबाव है वो टीएमसी के ऊपर है, और भारतीय जनता पार्टी के पास खोने को कुछ नहीं है इस चरण में, जो कुछ है पाने को लेकर है। बिल्कुल लालचंद, सबसे पहली बात तो यह है कि ये एक और बात हम शायद भूल रहे हैं कि जो तृणमूल के ऊपर एक दबाव है वो है कि सीएए की कल वहां पर नागरिकता दी गई है, सही लगाया गया रहा था। उसकी आधार पर लोगों को नागरिकता देने की काम शुरू हो गया है। और यह पे जो बारासत और बसीरत, ये जो 2 सीटें हैं, ये यहाँ पे ये जो नागरिकता देने की जो बात है, जो गलतफहमी फैलाया जा रहा था, उसकी जो सच्चाई है वो लोगों का सामने आने लगे हैं। तो ये एक दबाव और एक दबाव है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। इसके अलावा ये जो बसीरहाट इलाका है, इसके अंदर ही संदेश खाली है, तो ये भी एक दबाव है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। तो दबाव एक के बाद एक दबाव तृणमूल कांग्रेस के ऊपर है। खासतौर से ये 9 की 9 सीट 2019 में उन लोगों ने जीती थी। लेकिन आपने जो बात कह रहा था कि ये जो प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे और वहां पे उन्होंने ध्यान में बैठे हैं, ये एक अजीब सा स्थिति बन गया है बंगाल में। क्योंकि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल आत्मा है। जिस बात को बंगाल में 34 साल की वाम मोर्चे की सरकार और बाद में 13 साल की तृणमूल कांग्रेस की सरकार में ये भुलाने की कोशिश किया गया है कि यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं। बंगाल एकदम अलग सा है, जो तथाकथित प्रोग्रेसिव है, लेफ्ट वगैरह वगैरह। लेकिन प्रधानमंत्री की ये छवि लोगों के मन में इस तरह की एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करेगा, ये शायद तृणमूल कांग्रेस को समझ में नहीं आया था, ये पता नहीं चला था पहले लालचंद। इसका अंदाजा शायद कहीं था नहीं, और प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया तो मुझे लगता है कि टीएमसी पर निश्चित तौर पर इसका भी दबाव बना। नंदनी जी, जिस तरह से वहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के बारे में अगर बात की जाए, हमीरपुर से लगातार वो चुनावी मैदान में हैं, उनका मुकाबला किनसे है, किस तरह का मुकाबला हमीरपुर में दिखाई पड़ रहा है? हमीरपुर में अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमें फिलहाल जो है उनका एज है, क्योंकि उनके पास बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का। 5वीं बार वह चुनाव मैदान में हैं, 4 बार सांसद चुने गए। पिछली बार ये अंतर जो है वो 2 लाख से अधिक का था। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उस जो लीड है उसको कम किया जा सके। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो वह नए हैं, एक बार एमएलए चुनकर आए हैं, विधायक चुनकर आ चुके हैं, और लोकसभा चुनाव लड़ने का उनका कोई अनुभव नहीं है। वहीं अगर बात की जाए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की, तो बहुत बड़ा दबाव है कांग्रेस पार्टी पर, क्योंकि वहां से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों उस क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी पर बहुत बड़ा दबाव है, और कांग्रेस पार्टी अगर हम बात की जाए तो बिखरी है, क्योंकि जो 6 एमएलए कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं, उनमें से 4 जो हैं वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा चुनौती है कांग्रेस के सामने कि इस जो ये क्षति हुई है उसको कैसे पूरा किया जाए। वहीं अगर हम बात करें तो आखिरी पड़ाव में अगर हम देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्होंने प्रचार किया, जो है वो चुनाव प्रचार के लिए आए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार एक बड़ा चेहरा हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहा था, वो था अनुराग ठाकुर। तो अगर बात की जाए तो कहीं फिलहाल
चारों सीटों की बात की जाए तो चारों सीटों पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों अलग अलग तौर पर जो योजनाएं हैं वो चलाते हैं, जिसका फायदा लोगों तक पहुंचा है। अगर हम बहुत सारी योजनाओं की बात करें, केंद्रीय योजनाओं की बात करें, तो हिमाचल की सरकार, हिमाचल की अगर हम प्रशासन की बात करें तो कहीं ना कहीं वो जमीनी स्तर तक उन योजनाओं का लाभ। मैं लौटता हूं आपके पास प्रसेनजीत, जो जिस तरह से पश्चिम बंगाल के मुकाबले की अगर बात की जाए, ये अंतिम चरण के मुकाबले में क्या ध्रुवीकरण होता हुआ आप दिख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण लग रहा है कि ध्रुवीकरण उसकी एक बड़ी गुंजाइश बनती जा रही है? लालचंद, देखिए ये जो अगर सीटों की बात करें, एक तो पहली बात बता दूं कि ये जो डायमंड हार्बर है ये पूरे दुनिया की नजर में है। ये समझना चाहिए कि ये डायमंड हार्बर की जो चुनावी हिंसा है, इस हिंसा के ऊपर पहले भी पूरे दुनिया की अखबारों में इसके बारे में चर्चा किया गया है कि किस तरह से एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को वोट डालने के लिए रोकते हैं और अपने गांव में रोक कर रखते हैं। तो इस बार ये इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौती है कि सारे के सारे लोगों को बूथ तक लेके जाए और वो अपना वोट अपने खुद के हाथों से दे। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि चाहे वो डायमंड हार्बर हो, बारासात हो, बसीरहाट हो या ये सब जो जादवपुर हो, ये जो जगह है, ये सब जगह पे मुसलमानों की संख्या करीब करीब 35% के आसपास है। तो ये जो संख्या है, ये क्या वाम कांग्रेस और तृणमूल के बीच में बांटेगा या क्या होगा, इसके ऊपर भी लोगों की नजर है। बिल्कुल, इसीलिए कैसा ध्रुवीकरण होगा को बचाकर रखना जी, कैसा ध्रुवीकरण होगा, फिर उसके जवाब में कैसा प्रति ध्रुवीकरण होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा कोलकाता से जुड़ने के लिए, और नंदिनी जी आपका भी शिमला से जुड़ने के लिए इस बातचीत में, इस चर्चा में। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि अंतिम दौर का मतदान कल होना है, तो जरा हम समीक्षा करेंगे कि सत्ता के इस संघर्ष में किसने कितना दम लगाया है। प्रधानमंत्री ने कितना दम लगाया, विपक्षी नेताओं ने कितना दम लगाया, सत्ताधारी एनडीए ने कैसा दम लगाया और विपक्षी इंडी गठबंधन ने कैसा दम लगाया, इसी पर करेंगे चर्चा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब बारी है आज की खास चर्चा की। और खास चर्चा में आज बात की सत्ता संघर्ष में किसने कितना दम लगाया, किस पक्ष ने, किस नेता ने किस तरह से प्रचार किया, कितना परिश्रम किया, इन सभी चीज़ों पर कि किस तरह से ये परिश्रम हुई, किस तरह से मेहनत की गई इस प्रचार में। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के प्रचार के बाद चुनावी शोर तो पूरी तरह से थम चुका है। कल आखिरी फेज का वोट भी डाले जाएंगे। 40 से 47 डिग्री तापमान रहा इस बीच में। 97 करोड़ मतदाताओं के बीच 75 दिनों का चुनावी सफर आसान तो नहीं था। बीजेपी और एनडीए के स्टार प्रचारक की भूमिका निभाने के बाद पीएम मोदी अब कन्याकुमारी में 45 घंटे के व्रत में हैं। कन्याकुमारी के प्रसिद्ध ध्यान मंडपम में पीएम मोदी ध्यान कर रहे हैं, जहां कभी स्वामी विवेकानंद ध्यान लगाने के लिए बैठा करते थे। 100 साल पहले पूरे देश के भ्रमण के बाद स्वामी विवेकानंद यहीं पर पहुंचे थे, जहां पर मोदी पूरे देश में 206 चुनावी सभाएं और रोड शो करने के बाद पहुंचे हुए हैं। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने कभी विकसित भारत का सपना देखा था। इसी शिला पर पीएम मोदी अपने विकसित भारत के संकल्प को जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में प्रधानमंत्री अभी वहां पर हैं।
तो लोकतंत्र के इस महान उत्सव को लगभग सभी पार्टियों ने पूरे जोश और उत्साह से मनाया, जो बहुत अच्छी बात कही जा सकती है भारतीय लोकतंत्र के लिए। चिलचिलाती धूप के बावजूद जनता भी, उसकी भी सराहना करनी होगी। जबरदस्त भागीदारी की जनता ने, सुनिश्चित की अपनी भागीदारी। तो भारत के लोकतंत्र की ये मिसाल तो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। लेकिन पिछले 10 वर्षों में पीएम मोदी के चुनावी जनसंपर्क ने जनता दर्शन रैलियों के जोश को 2 गुना कर दिया है और इसीलिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। कहीं ना कहीं इसका असर है। 16 मार्च को चुनाव आयोग की घोषणा के बाद पूरे देश में पीएम मोदी ने 206 बड़ी रैलियां और 28 रोड शो किए हैं। 80 से ज्यादा इंटरव्यू भी दिए। दर्जनों इवेंट्स के जरिए लोगों में अपने 10 साल के रिपोर्ट कार्ड और चुनावी मुद्दे रखे। 2019 की बात कीजिए तो 68 दिनों का था वो चुनाव प्रचार, जिसमें पीएम मोदी ने 142 रैलियां की थी। इस बार 75 दिनों में 206 रैलियां की। स्टार प्रचारक के रूप में एनडीए में पीएम की उपस्थिति हर उम्मीदवार की पहली पसंद होती थी। उनको लगता था पीएम हमारे यहां जरूर आ जाएं एक बार। दूसरे दलों के लिए भी जनसंपर्क उतनी ही बड़ी चुनौती थी। राहुल गांधी ने भी 107 रैलियां और रोड शो किए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा की बात कीजिए, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, 100 से भी ज्यादा रैलियां इन लोगों ने भी की। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 69 रैलियां और रोड शो किए हैं। और अरविंद केजरीवाल, बहुत कम दिन मिला था प्रचार के लिए, फिर भी 40 से ज्यादा रोड शो कर डाले और रैलियां भी बहुत सारी की। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ ने देश भर में रैलियां और रोड शो किए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की बात कीजिए, 200 रैलियों का उन्होंने दावा किया है कि हमने तो पूरे बिहार को छान लिया। वहीं नीतीश कुमार सहित बीजेपी के नेताओं ने भी बिहार में 500 से भी ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। छोटी बड़ी इसमें सब शामिल हैं। अपनी अपनी जीत को लेकर हर पार्टी आश्वस्त होने का दावा तो कर रही है, लेकिन जनता का मन जीतने में आखिरकार सफल हुआ कौन है, ये तो 4 जून को पता चलेगा। ये देखना बाकी है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा जो चला है प्रचार, उसमें किसने कितना दम लगाया है। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और हमारे साथ खास मेहमान भी आज जुड़ रहे हैं। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं SN सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस चर्चा में। मैं विनोद जी के जरिए शुरुआत कर लेता हूं, चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से कि ये पूरा का पूरा प्रचार चला 75 दिन, ये भी अपने आप में, हालांकि देखिए इससे भी ज़्यादा दिनों में चुनाव हुए हैं। जब आप शुरू में 1952 वगैरह के चुनाव की बात कीजिए तो उसमें तो कई महीने तक चुनाव चले थे, लेकिन फिर भी हाल में इतना लंबा चुनाव, ये मुझे लगता है कि सबसे लंबा चुनाव रहा है हाल में। जिस तरह से कि सभी ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो विपक्षी नेताओं ने भी की है, लेकिन बात फिर वही कि कौन कितना लोगों को, किस तरह से लोगों के मन को छूने की कितनी कोशिश की है, लोगों के मन में क्या बिठा पाने में सफल हुए हैं। नतीजा 4 जून को आएगा, लेकिन फिलहाल हम ये बात कर सकते हैं कि किसने कैसा आउटरीच किया। लालचंद जी, अगर मैं आपकी रिपोर्ट से आऊं और अभी हम दिखा रहे थे और जो विजुअल हम देख रहे थे कन्याकुमारी का और प्राइम मिनिस्टर के मोदी का वहां के यात्रा में अपने इलेक्शन के पूरे जो जनसंपर्क अभियान था उसके बाद का, तो ये भारत में ही संभव है जी। ये अद्भुत भारत की जो एक अद्भुत छटा है वो हम देखते हैं कि इतने दिनों का, ये 75 दिनों की इतनी बड़ी रैलियां, आप ये अंदाजा कर सकते हैं 40, 45, 50 डिग्री टेम्परेचर में, और उसके बाद वहां लाखों लोगों की भीड़, लाखों लोग सुनने के लिए आ रहे हैं अपने अपने नेता और अपने अपने नेताओं के भाषण को समझने के लिए आ रहे हैं, और एक जनता का दर्शन भी एक तरह से आप कहें तो नेताओं को भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में आप इसको एक बड़ा संघर्ष कह सकते हैं कि लगभग सभी पार्टियों ने एक तरह से इसकी कवायद की है। लेकिन इसके साथ में जब आप पीएम मोदी को देखते हैं तो वो एक पड़ाव पे आके जब वो ठहरते हैं, और पिछली बार आपने देखा कि 2019 में वो केदारनाथ गए थे और लगभग इतने ही दिनों घंटे की वहाँ भी एक साधना में वो बैठे हुए थे केदारनाथ के उस गुफा में। और ये इस बार अगर पीएम मोदी कन्याकुमारी में है तो उसका भी कुछ न कुछ तो मतलब होगा।
तो भारत की जो ज्ञान परंपरा और संत की परंपरा है, उस परंपरा में आप देखिए कि अध्यात्म और चिंतन का एक बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। देश ने शायद कुछ सेकुलरिज्म के बहस में और कुछ अटपटे बहस में इन सब चीजों को लगभग एक बार भुला दिया था, जो 10 साल के बाद इस टेन्योर में हम आपको देखने को मिल रहा है। ये भारत की संस्कृति है कि केरल से निकला हुआ एक सन्यासी कभी पूरे चारों धाम 4 मठ का स्थापित करता है। उसके बाद अगर आप ये देखिए कि स्वामी विवेकानंद, बंगाल का एक युवक, किस तरह से उत्कृष्ट भारत का एक संकल्प लेके इस शिला पे जब वो बैठे थे 100 साल पहले, तो उनके मन में वही विकसित भारत का था। और वो विकसित भारत का जो सपना देखे थे, उसी शिला पे बैठ के जो पीएम मोदी 45 घंटे का जो ध्यान कर रहे हैं, प्रेरणा वही है विकसित भारत का, भव्य भारत का। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तो इस चुनाव की चर्चा के बीच में इसकी भी चर्चा है। कांग्रेस पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन गई थी परसों की पीएम के इसका ये वहां पे जाने का मतलब प्रचार ही है। अब ममता बनर्जी का आपने देखा, अभी ममता बनर्जी ने किस तरह से इसके तरह रिएक्ट किया है। लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टी इसको अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन जिनको भारत पता है, जिनको भारत का दर्शन पता है, वो इस बात से जरूर खुश हुए हो रहे होंगे कि विवेकानंद की इस स्मृति को अगर पीएम मोदी ने चुनाव के बाद 45 घंटे वहां साधना से फिर से जीवित किया है, तो ये भारत के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, ये गर्व की बात है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता के पास मैं आकर के ज़रूर पूछूंगा कि भाई आपत्ति क्या है, कौन सी चीज़ का उल्लंघन हुआ है, क्यों आपत्ति है। लेकिन मैं एसएन सिंह जी के पास पहले चलता हूँ। आज एसएन सिंह जी, ये बात उठ रही है कि देखिए कहीं ना कहीं जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों तक पहुंचने की कोशिश में, प्रधानमंत्री की ये कोशिश है कि प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि भाई कन्याकुमारी में जाकर के वो बैठेंगे, कन्याकुमारी में जाकर के ध्यान लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने क्या विपक्ष को, जिसे कहते हैं कि अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं, गुगली लास्ट मिनट में फेंक देते हैं आप लोग, क्या जिससे विपक्ष को आपत्ति हो जाती है। देखिए लालचंद जी, ये कितना सनातन विरोधी विपक्ष है, कितना धर्म विरोधी विपक्ष है, इससे ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अपने धार्मिक, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप धार्मिक अनुष्ठान मत करिए, धार्मिक यात्रा पर नहीं मत जाइए, आप जाइए। खुद तो मंदिर जाते नहीं है, अगर कोई मंदिर जाता है तो उस पर सवाल उठाते हैं। आज अभी हमारे बड़े भाई मित्र ने विश्लेषक के तौर पे सारी बातों को कहा, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई और इसको भी हम जोड़ते हैं। देखिए ये पूरा चुनाव ही धर्म और अधर्म का रहा, और आज भी धर्म और अधर्म की बात हो रही है। जहां जहां धर्म की बात होती है, वहां वहां लोग, भारत के लोग धर्म के साथ जुड़ जाते हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ जब हनुमान जी लंका में भी जाते हैं तो कहा गया प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। हम किसी शुभ कार्य में जाते हैं तभी वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्य। तो इस तरह की बहुत सारी बातों को करके हम, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, लगभग आपने ही बताया कि वो 75 दिनों में 206 रैलियां करते हैं और बहुत सारे जगहों पे वो 28 रोड शो करते हैं, 70-80 इंटरव्यू देने का कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। तो जिस संकल्प के साथ आज आध्यात्मिक दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शुरू हुआ है, वहां से जहां स्वामी विवेकानंद जी वो आध्यात्मिक दौरा शुरू किए थे, तो निश्चित तौर पे आज विपक्ष को घबराहट नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा, वही धर्म और अधर्म की बात है। स्वयं अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, लव जिहाद चलाने की बात करेंगे, वोट जिहाद चलाने की बात कहेंगे, 70% हो गए, 30% वालों को मार के फेंकने की बात करेंगे, और कोई व्यक्ति 30 इससे भी सुंदर एक बात मान के चलिए। मैं लौटता हूं आपके पास। और शक्ति 10 सेकेंड और, हाँ, 10 सेकेंड, बेशक बाद में समय मत दीजिएगा। एक बहुत बड़ी बात आपसे बताने जा रहा हूं। भारत में जब आप अलौकिक शक्तियों के पास जाते हैं, साधना केंद्रों में जाते हैं, किसी शक्ति केंद्र में जब आप जाते हैं, तो संपूर्ण भारत से एक साथ जुड़ जाते हैं। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में जितने रहने वाले लोग हैं, वो सभी उन अलौकिक शक्तियों से जुड़ जाते हैं। यही भारत की सबसे अच्छी परंपरा है, यही भारत की अच्छी पहचान है, जिसको लेकर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां गए। निश्चित तौर पर सबको कहीं ऐसा चुनाव आयोग या चुनाव मैं भी वही बात कह रहा था, यात्रा नहीं कर सकते, आप धर्म पे नहीं जा सकते। मैं वही बात कह रहा था। धर्म से भय किसको लगता है? अधर्म वाली शक्तियों को। जहाँ पूजा पाठ होगा वहाँ आसुरी शक्तियों सारिका सिंह जी के पास जाने दीजिए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी
इसी नाते भय लग रहा है हमारे विपक्ष ठीक को है। भी। सारिका सिंह जी, सबसे पहली बात ये कि प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा कुछ आध्यात्मिक शांति के लिए अपना फैसला किया, कौन सी चीजों का उन्होंने उल्लंघन किया जो आप लोग चुनाव आयोग तक पहुंच गए? एक तो ये जवाब दीजिएगा। दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कुछ प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा ही कुछ इससे मिलता जुलता कुछ कांग्रेस के कोई नेता करें, विपक्ष के कोई नेता करें, किसने रोका है? कौन सा नियम रोकता है? मुझे बताइए सारिका सिंह जी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं जो राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे उनकी बात के अंदर एक करेक्शन करना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद नहीं, अभी चुनाव चल रहा है। चुनाव के बाद अगर करते तो ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं थी, लेकिन अंतिम चरण का चुनाव से मतदान पहले ऑब्जेक्शन किस नियम के तहत है? वो नहीं आप वो नहीं, मैं मेरी बात पूरी करिए, करने दीजिए मुझे। ठीक। तो चुनाव अभी चल रहा है। दूसरी बात कि देखिए, बिल्कुल धर्म एक बहुत व्यक्तिगत मामला है। धर्म हमें पूरी, हमारा संविधान, हिंदुस्तान का संविधान हमें ये इजाजत देता है, हमें अधिकार देता है कि हम हमारी इच्छा शक्ति के हिसाब से धर्म का पालन करें, अपने इष्ट देव की आराधना करें और अपने रीति से उसका पालन करें। इसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आज के दिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे संत, मुनि, महात्मा हिमालय की गोद में और देश के विभिन्न कोनों में अपने ध्यान में मग्न हैं। तो कितने कैमरे उनको दिखा रहे हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं और इस देश के लिए वो दुआएं मांग रहे हैं, इस देश की खुशहाली के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। पहली बात कि आप चारों तरफ कैमरे लगा करके 24 घंटे आप प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, टीवी पे अपने आप को प्रदर्शित करके आप अगर कोई आराधना कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने का एक माध्यम मात्र है। दूसरी बात, आ रहा हूं, जो बीजेपी के देखिए, शांति से सुनिए, मैंने हाँ बिल्कुल, हम सब सुन रहे हैं, आप बोलिए। हाँ। दूसरी बात कि जो बीजेपी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे विकसित भारत बना रहे हैं, और इससे पहले मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि आप जो कह रहे हैं कि कितने, कौन रोक रहा है ये सब करने के लिए? अपने हिसाब से आप अपने जो आप चाहते हैं वो आप इस देश में करें, सबको आजादी है, बिल्कुल आजादी है। राहुल गांधी ने भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। ठीक है। उसके बाद में अभी बहुत रिसेंटली जनवरी में उन्होंने मणिपुर से स्टार्ट करके बंबई तक की फिर यात्रा की। बिल्कुल। तो अपना अपना तरीका है, लेकिन वो किसी भी चुनावी अपने तरीके या वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए नहीं की थी। आप चुनाव के अंतिम चरण में जब साइलेंट पीरियड है, उस दौरान आप किसी जगह पर जाते, और फिर आपने एक चीज का मैं और व्यक्तिगत मेरा ऑब्जेक्शन आपको बताती हूँ कि आपने किस जगह को चुना? विवेकानंद केंद्र को। अगर विवेकानंद जी को हम थोड़ा सा भी जानते हैं, हालांकि वो व्यक्तित्व तो इतना विराट है कि हमारी कैपेसिटी से बाहर है उनको जानना, लेकिन अगर हम उनके संदेश को पढ़ें, उनके जो भाषण उन्होंने दिया उसको पढ़ें, तो उसकी एक भावना निकलती है, सर्वधर्म संभाव। हिंदुस्तान में कभी भी सांप्रदायिकता, वैमनस्य इसकी जगह कभी ये सब कुछ आप तय कर देना चाहते हैं पीएम मोदी के लिए, है ना? उन्होंने पीएम के लिए ये सब कुछ आप तय कर देना चाहते हैं? बीच में नहीं, कहां नहीं, बीच में बोलने वाली बात नहीं है। आपको हमने अनइंटरप्टेड सुना है। बिल्कुल, मुझे समय दीजिए, आप मेरी बात कहने दीजिए जी, पूरी कीजिए। जब एक प्राइम मिनिस्टर 75 दिन के जब शुरू हुआ, 75 दिन का जो चुनावी संघर्ष ये चला, उसमें एक दिन जो 200 रैली आप बता रहे हैं, उसमें एक रैली ऐसी नहीं गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में सांप्रदायिकता फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, चाहे वो कांग्रेस आपका आरक्षण ले लेगी, मुसलमानों को दे देगी, आपका मंगलसूत्र ले लेगी, मुसलमानों को दे देगी, आप इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है, ये आपकी जगह ले लेंगे, ये आपके मंदिर पे बुलडोजर चला देंगे। ठीक है, इनका इस तरीके का भाषण जो व्यक्ति करता है, अब मुझे जवाब लेने दीजिए। जाकर के साइलेंट पीरियड में जाकर के ध्यान का ढोंग करता है, तो इस पर आपत्ति इस देश को होनी चाहिए। मुझे लगता है कई बातें जो आपने कही, हालांकि एसएन सिंह जी जवाब देंगे, ये बड़ा कहना आसान होता है कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला या व्यक्तिगत प्रैक्टिस का मामला। इसी देश में ना धार्मिक प्रचार का बाकायदा अधिकार दिया हुआ है, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए। व्यक्तिगत मामला ही होता तो प्रचार प्रसार करने का अधिकार क्यों दिया जाता? मैं आता हूं, लौट कर आता हूं, आपके पास लौटूंगा। काउंटर कीजिए, छोटा सा काउंटर एसएन सिंह जी आप कीजिए, उसके बाद विनोद जी के पास। लालचंद जी, टीवी में बहुत कम समय होता है, मैं बहुत संक्षिप्त में जवाब देता हूं अपनी बहन का। पहले तो
हम पे इल्जाम है कि चोर को क्यों चोर कहा, क्यों सही बात कही, काहे ने कुछ और कहा। इतना ही तो प्रधानमंत्री जी ने तो हर जगह बताने का कार्य किया और कुछ भी नहीं किया, शॉर्टकट में समझ जाएंगे। दूसरी 3 बातों का यहाँ जिक्र होगा। पहले इन्होंने कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का केंद्र होता है, वो क्या प्रधानमंत्री जी पर लागू नहीं होता है कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाए। दूसरी बात, कांग्रेस के जितने बड़े नेता राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी भी चुनाव के दौरान जिस दिन नॉमिनेशन राहुल जी का हो रहा था, क्या वो मंदिर या कहीं पे नहीं गए? जो गए उसके लिए प्रतिबंध लगा देना चाहिए। चुनाव के समय गए, चुनाव के बाद उनको मंदिर जाना चाहिए। या कांग्रेस के जितने बड़े नेता हो, दिग्विजय सिंह हो, कोई भी हो, वो अगर मंदिर गया है तो सब वो दिखावे का कार्य किए हैं। ये बार बार ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। तीसरी बात एक और सुन लीजिए हमारी बात को, कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की सभ्यता है कि हम कोई भी कार्य अपना शुरू करते हैं और कोई भी कार्य जब समाप्त करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेने पे भी क्या कांग्रेस रोक लगाने का कार्य करे? ठीक है, कहां लिखा हुआ है? चुनाव आयोग की कौन सी गाइडलाइन है जिसमें आप मंदिर नहीं जा सकते हैं? 5वीं छोटी सी बात, देखिए आप कैमरे की बात करें, भाई मछली खिला के कैमरे को आप आकर्षित कर रहे हैं, आप गाली देके कैमरे को आप आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, धर्म के द्वारा अगर कैमरे का आकर्षण ठीक है, कि अधर्म के द्वारा कैमरे का आकर्षण ठीक, आप अधर्म फैलाकर कैमरे का आकर्षण करती हैं। ठीक, लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा फिर अगर बाकी जवाब के लिए परंपराओं को बढ़ाकर करती है तो कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, विनोद जी, अब भी कांग्रेस प्रवक्ता सारिका सिंह जी ने तमाम बातें रखी। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीजें कहने में अच्छी लगती हैं कि धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है। नहीं, हम जानते हैं कि धर्म के प्रचार का बाकायदा जो है ना अधिकार दिया गया। हमने ये भी देखा है बीच चुनाव में मस्जिदों से फतवे जारी किए गए पार्टियों के पक्ष में, प्रधानमंत्री के पक्ष में, कि इनके पक्ष में मतदान कीजिए। ये सब भी हमने इस देश में देखा है कि नहीं देखा है? ऐसे में विपक्ष की ये आपत्ति कहां ठहरती है? अगर प्रधानमंत्री अपने लिए कुछ फैसला निजी तौर पर लेते हैं कि मुझे वहां जाकर ध्यान लगाना है, तो विपक्ष की आपत्ति कहां ठहरती है? ये देखिए, दोनों प्रवक्ता विद्वान हैं। सारिका मैडम ने जो सवाल उठाया उसका जवाब तो अभी देने के लिए सिंह साहब काफी अपने सक्षम है जी, मुझे उसकी पैरवी नहीं करनी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही था जो हम लोग अपने इसमें आज डिस्कशन चाह रहे थे, सारिका मैडम आई हुई थी, तो वो सिंपल सी बात है कि जब आप कह रहे थे लाइट कैमरा एक्शन की बात, मैडम मैं याद दिला दूं कि जो डिफरेंट चैनल हैं यहाँ भारत में, चाहे वो दक्षिण के हों, उत्तर के हों, पूरब के, पश्चिम के हों, प्रिंट मीडिया हों, लगभग 80 पीएम मिनिस्टर मोदी का इंटरव्यू हुआ है। और इस दौर में राहुल गांधी ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया है, सिर्फ एक टिक टैक। किसने रोका था राहुल जी? किसने रोका था आपको? सारे टेलीविजन वाले, हम भी लाइन में लगे थे कि हमें भी इंटरव्यू मिल जाए। किसने रोका था? आप जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरविंद केजरीवाल, जिसको वीडियो संदेश कहते हैं, उसको पीसी का ही नाम देते हैं, देश के नाम संदेश देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह देते हैं उसको। तो इस तरह की चीजें मीडिया में हर कोई अपनी बात रखता है, लेकिन आप इस चीज को समझिए, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप दोनों आरोप प्रत्यारोप की बात करेंगे, इस देश में महात्मा गांधी के बाद कोई भी एक जननायक के रूप में अगर आप देखते हैं जिसने जन आंदोलन को स्पिरिट किया है, तो महात्मा गांधी के बाद वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात कही थी, तो उसमें सारे लोगों ने, देश ने स्वच्छ भारत करके दिखा दिया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उज्ज्वला स्कीम से पहले गैस छोड़ने की बात कही थी, सब्सिडी गैस का। करोड़ों लोगों ने भारत में अपने गैस सिलेंडर छोड़ दिया था, जिसके बाद वो गरीब लोगों को सिलेंडर मिला था। प्राइम मिनिस्टर मोदी लक्षद्वीप गए थे इसी लाइट कैमरा एक्शन में, और उसके बाद देखिए कि मालदीव का क्या हालत हुई और किस तरह से उसने रिएक्ट किया था। पूरा क्षेत्र हिल तो गया था। आप देखिए कि वो इस देश में जब एक मोदी कोई स्टेप लेते हैं, कहीं पहुंचते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होता है। ये कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। ये समझने की जरूरत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस यात्रा के साथ एक ऑब्जेक्टिव भी होता है। स्वामी विवेकानंद के वहां 3 दिन रुकने और ध्यान करने की बात कुछ किताबों में होगी, लेकिन नई पीढ़ी के लिए यह चेतना की बात है, नई पीढ़ी के लिए एक आदर्श स्थापित करने की बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी 75 दिन के पूरे सघन चुनाव प्रचार के बाद अगर कहीं जाते हैं तो वो विवेकानंद के उस मेमोरियल पे जाते हैं, उस जगह जाते हैं, ध्यान केंद्र पे जाते हैं कि जहां स्वामी विवेकानंद ने आत्मचिंतन किया था, विकसित भारत का एक तरह से सपना देखा। बिल्कुल। सारिका सिंह जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि ये सवाल अगर मान लीजिए धान रोपाई के वक्त आपका 4 कैमरा लाइट कैमरा एक्शन के साथ होता है,
धान रोपाई करते हुए वीडियो शूट होता है। तो आप ये जब बात उठाते हैं तो क्या इस बात में दम आती है कि लाइट कैमरा एक्शन नहीं होना चाहिए, कैमरा नहीं होना चाहिए? दूसरी बात ये कि जब मस्जिदों से फतवे तक जो है चुनाव इलेक्शन में जारी करवा लिए गए इस देश में, उसके बाद ये सब चीजें ठहरती हैं, लोगों के मन में जगह बना पाएंगी? आपकी आपत्ति? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आचार से एक संदेश देने का जो एक परंपरा है जी, जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने परिवार सहित पूरे देश को ये एक संदेश दिया था कि मैं अब से एक वक्त का भोजन करूंगा। ठीक है। तो ये इस तरीके की बातें कि मोदी जी क्या प्रचार करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं वो हम 10 साल में देख रहे हैं। रही बात मीडिया की, तो मैं आपसे ये कहती हूँ कि पिछले 2 दिन में तकरीबन मैं कम से कम 5-6 जब से उनका ये शुरू हुआ है 5-6 मैं डिबेट्स में जा चुकी हूँ। मैं मीडिया से ये पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर जल रहा था तो आपने कितनी डिबेट करी? इस देश में हमने किए हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष संदेश खाली पर चुप रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष, आपने क्योंकि मीडिया से पूछा इसलिए हम जवाब देना बनता है। आपको पूरा मौका देंगे, आप रखिएगा पूरी बात, लेकिन आपने सवाल पूछा इसलिए कह रहा हूं कि मणिपुर में भी हमने डिबेट किए हैं, संदेश खाली पर कांग्रेस अध्यक्ष चुप रहे हैं। आप पार्शियलिटी मत करिए। नहीं, पार्शियलिटी नहीं, बदनाम है क्योंकि आपने मीडिया से सवाल पूछा, बाकी बातों का जवाब एसएन सिंह देंगे। मैं खुद इस चीज का गवाह हूं। इतना कठोर सवाल एसएन सिंह जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले सारिका जी की बात पूरी होने दीजिए। सारिका जी पूरी बात सुनिए। हाँ, तो अच्छा, इस देश का आज 70 करोड़ जो युवा है वो बेरोजगार है। मीडिया उसके ऊपर कितनी बात करता है? जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी रही, मीडिया ने कितनी बार बात की? 750 किसान शहीद हो गए, 378 दिन किसानों का आंदोलन चला, मीडिया कहां दिखा रही है? रोज इस देश के अंदर घटना, कभी इतनी चीजें, कहां मीडिया गया? एक मोदी जी ध्यान केंद्र करने के लिए, और वो भी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए साइलेंट पीरियड के अंदर वो जाकर के कैमरे लेकर के 3000 सैनिक लेकर के, सुरक्षा कर्मी लेकर के वो वहां गए हैं। हम लोग को लग रहा था कि उनको किस बात का खतरा है कि वो इतना लवाजमा लेकर? आप ध्यान करने अपने घर में जाइए ना, बैठिए। मेरा घर है, आप कह रहे हैं धर्म की स्वतंत्रता, मेरा घर है ना, मैं यहाँ पर बैठ करके ध्यान करूं, लेकिन मैं इस ध्यान को सिर्फ और सिर्फ मेरे धर्म को, वोटर्स, क्योंकि अभी तक चुनाव बाकी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जहां पर वो बैठे हैं, ठीक है, विवेकानंद सेंटर में, कन्याकुमारी में बैठे हैं, वहां से वेस्ट बंगाल की जो 9 सीटों के ऊपर इलेक्शन बाकी है, वहां से वो वोटर्स मैं एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। एसएन सिंह जी से जवाब लेता हूं। नहीं, एक बार मुझे और जोड़ दीजिए, एक बात उनको जोड़ने दीजिए, 10 सेकंड का। और रही बात, आप जो विकसित भारत की बार बार बात कर रहे हैं, कौन से विकसित भारत की बात कर रहे हैं जिसके अंदर 750 किसान गोली से मर गए? यही सब मुद्दा शुरू में उठाते ना, क्यों उठाए? संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में। मैं जवाब लेता हूं। आपने मीडिया के ऊपर तमाम बातें डाल दी सारिका जी, मैं यही कहूंगा। लाल जी, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप एसएन सिंह के पास जाइएगा। सारिका जी, आपके सारे प्रवक्ता आके 750 किसानों का एक कहां से ये डेटा आता है? एक बार 750 किसानों का आप एक बार लिस्ट जारी कर दीजिए। मैं वही कह रहा हूं, डेटा कहां से आ गया? आप हर थाने में, पंजाब के थाने में एक एफआईआर करवा दीजिए, और आपको पता तब होगा कि 750 लिस्ट, 750 लिस्ट 3 साल से हम लोग सुन रहे हैं। 5 किसान का नाम आप लोग नहीं दे पाए आज तक। सही बात। क्या आपके एजेंडे पे ये टेलीविजन चैनल और सारे लोग काम करेंगे? एसएन सिंह जी, पोर्टल पर आपको सारी सूचना मिल जाएगी। अब सुन लीजिए बहन जी, सारिका जी सुनिए, सारिका जी आप पढ़िए, देखिए फिर देखिए क्या हुआ। लालचंद जी, हम लोग को लगता था कि कांग्रेस कुछ बदल गई है, कांग्रेस कुछ नए रूप में आएगी, लेकिन ये तो वही कांग्रेस है। भाई मीसा में सारे पत्रकारों को बंद कर देते हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि हम सत्ता में। आज भी आप देखे होंगे बहुत सारे एंकरों पे प्रतिबंध लगा देते हैं, बहुत सारे चैनल पर प्रतिबंध लगा देते हैं। तो लालचंद जी, अहम और बहम का इलाज केवल जनता करती है, और मुझे लगता है अहम और बहम का इलाज जनता कर दी है। लालचंद जी, डिबेट में बार बार एक बात होती थी कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनने से, जो भव्य राम का मंदिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी सहयोग करेगा, भारत की संस्कृति को बढ़ाएगा, तो कहते थे कि उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। कांग्रेस पर इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सुधरी है। हाँ ठीक है, जल्दी पूरी कीजिए। बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, आज हमारी बहन ने स्वीकार लिया कि केवल और केवल ध्यान करने से पूरी कांग्रेस आज पैदल और उल्टे पैर चलना शुरू कर दी है। अच्छा ठीक है, आप सोचिए, राम मंदिर बनने के बाद
क्या परिणाम आ रहे होंगे ये सब लोग जानते हैं और 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख का हम सभी इंतजार करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 4 तारीख को हम सब जुड़ेंगे, फिर करेंगे चर्चा। एहसन सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, सारिका सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि इस बार पंजाब का मुकाबला लंबे समय के बाद कैसा 4 कोने का हो गया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं पंजाब के मुकाबले की, जहां बहुकोणीय संघर्ष है और कई पार्टियों, कई नेताओं की साख की लड़ाई है। जीरो बिल वाले सीएम भगवंत मान फ्रीबी को लेकर अपनी जीत पक्की मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने यहां अपने जेल का मुद्दा बनाकर सहानुभूति बटोरने की पूरी कोशिश भी की है। पंजाब में इंडी गठबंधन के दोनों दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली की दोस्ती तोड़कर पंजाब में एक दूसरे को हराने पर आमादा हैं, एक दूसरे के सामने ही खड़े हैं। लोकसभा का यह चुनाव अकाली दल के लिए अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ है। 25 साल बाद बीजेपी और अकाली अलग अलग लड़ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी की लगातार रैलियों ने बीजेपी की स्थिति मजबूत भी की है, तो बीजेपी भी एक कोने के रूप में है, मजबूत कोने के रूप में है। साथ ही जो कांग्रेस के कई पुराने दिग्गज हैं उनको भी बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार करके सीटों को दिलचस्प बना दिया है, कई सीटों को। आम आदमी पार्टी ने अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को चुनाव मैदान में इसके बाद उतार दिया। जो उनके राज्य कैबिनेट में मंत्री हैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया। जाहिर है कि जब बीजेपी और कांग्रेस ने कई दिग्गज उतारे तो आम आदमी पार्टी के पास और विकल्प ही क्या था, अपने मंत्रियों को उतार दिया उन्होंने। पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और कांग्रेस को बेदखल कर दिया था सत्ता से पंजाब में। बीएसपी भी पंजाब में उसका जनाधार रहा है और इस बार सभी सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने उम्मीदवार उतारा। तो पंजाब राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट करता है या स्थानीय मुद्दे पर, ये एक दिलचस्प बात होगी, देखने लायक होगी। तो हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन प्यासी दिल्ली पर केजरीवाल जो है वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल पंजाब से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर कि पंजाब का मुकाबला कैसा है। आकांक्षा सक्सेना हमारी संवाददाता जुड़ चुकी है। आकांक्षा, पंजाब में इस बार लंबे समय के बाद 4 कोने का मुकाबला दिखाई पड़ रहा है, किस तरह से समीकरण बन रहे हैं पंजाब की 13 सीटों पर? लाल सिंह जी, जैसे मैं बताना चाहूंगी कि किसी भी तरीके का जो अलायंस नहीं चल रहा है इस बार। अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें वो भी कोई अलायंस नहीं है, और जो बहुत पुराना अलायंस था बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल का, वो भी इस बार पंजाब में नहीं है। तो इस बार अगर हम देखें तो एक 5 कॉर्नर जो है कंटेस्ट है पंजाब के अंदर, और सभी पार्टियों ने अपने 13 के 13 उम्मीदवार, क्योंकि 13 लोकसभा सीटें हैं तो 13 उम्मीदवार जो है उतारे गए हैं इस बारी। और कहीं पर भी जो है किसी भी अलायंस की बात नहीं करते। जैसे इंडिया ब्लॉक में जिस अलायंस की बात कर रहे हैं तो हम देखने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो भी अपने पूरे उम्मीदवार उतार कर इस बार एक दूसरे के आमने सामने है पंजाब में। बिल्कुल, ये आमने सामने है। लेकिन आकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी ने कई हैवी वेट को उतार दिया है, चाहे कांग्रेस से आए हुए हों या फिर IFS तरनजीत संधू की बात लें, इसमें उनका भी नाम आता है, चाहे रवनीत बिट्टू की बात कर लें, फिर आम आदमी पार्टी के जो मौजूदा सांसद थे उनकी बात कर लें। ये बड़े बड़े नाम उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मजबूत कोना बना लिया है वहाँ पंजाब में। जी, मैं आपको बताना चाहूंगी जो कांग्रेस की ए पार्टी थी उसमें से बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि कांग्रेस ए पार्टी और कांग्रेस बी पार्टी, जो कि बीजेपी की एक तरीके से देखा जाए कि, क्योंकि बहुत सारे दिग्गज नाम जैसे कि आपने बोला, रवनीत सिंह बिट्टू हो गए, परनीत कौर हो गई, अमरिंदर सिंह, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो भी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, 11 जो है नाम इस तरीके के हैं जो इस वक्त हमारे बीजेपी के साथ हैं।
तो देखने में ये आ रहा है कि कांग्रेस जो है इस वक्त अपने बहुत सारे दिग्गज नेता हो चुकी है और बीजेपी जो है इस वक्त काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके के जो दिग्गज नेता जिन्होंने अपना एक विश्वास बीजेपी के अंदर दिया है और जिस तरीके से उनको उतारा गया है, तो बीजेपी जो है वो बी पार्टी की तरह, जिस तरीके से पिछले इलेक्शंस में हमने देखा कि वो बी पार्टी की तरह कंटेस्ट करती थी और शिरोमणि अकाली दल जो है वो ए पार्टी की तरह करी थी, क्योंकि सिर्फ 3 सीटों पे ही बीजेपी लड़ती थी। पर इस बार अगर देखने में आए तो 13 की 13 सीटों पर जो है काफी गद्दावर नेता है बीजेपी की, और कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला 13 सीटों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा इस खबर पर जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। तो पंजाब इस बार बड़ा दिलचस्प है और इसी के लिए शायद प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि पंजाब चौंकाएगा। अब बात दिल्ली की। दिल्ली जो प्यासी है, जो बूंद बूंद को तरस रही है, और अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर चुप है, बाकी मुद्दों पर बड़े भावनात्मक अपील कर रहे हैं। तो दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच पानी का जबरदस्त संकट छाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जिस तरह से चिलचिलाती गर्मी है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त है। यह राजधानी दिल्ली की बात है। एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, दूसरी तरफ पानी का संकट। टैंकरों के पीछे दौड़ते भागते और पानी इकट्ठा करने में ही पूरा का पूरा दिन लोगों का निकल जा रहा है। यह दिल्ली की बात है। पानी के टैंकरों पर लोगों के पाइप का जाल और लोगों की लंबी लाइन, यह आपको आम नजारा दिखाई पड़ जाएगा। नई दिल्ली इलाके की भी बात कर रहा हूं, जहां से केजरीवाल विधायक हैं। बूंद बूंद के लिए दिल्ली के लोग तरस रहे हैं और केजरीवाल इस मुद्दे पर तो पूरी तरह से चुप है। जबकि जेल में थे तो पानी के लिए चिट्ठी लिखा करते थे कि पानी की व्यवस्था ठीक करो जी। बाहर आकर पानी का मुद्दा भूल गए, अब दूसरे मुद्दों पर खूब बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला। बीजेपी ने केजरीवाल से सवाल पूछा कि फायदे का जल बोर्ड 75,000 करोड़ रुपए के घाटे में कैसे चला गया, क्यों चला गया। टैंकर माफिया पर जल संकट पैदा करने का आरोप कि यही केजरीवाल है जिन्होंने कहा था टैंकर से दिल्ली को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यह वादा था उनका, एक बड़ा वादा। अब जल संकट पर केजरीवाल खामोश हैं और अपने जेल जाने को लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं। केजरीवाल वीडियो संदेश जारी करके लोगों से अपने परिवार का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं, भावनात्मक अपील कि मैं तो जा रहा हूं, इनका ख्याल रखिएगा। लेकिन दिल्ली वालों की परेशानी को कौन करेगा हल? क्या दिल्ली के लोग केजरीवाल के परिवार नहीं हैं? क्या इस परिवार की उनको चिंता नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नेता और दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने दिल्ली जल संकट के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आज 73,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के घाटे में। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी हमेशा मुफ्त पानी का वचन देती थी, जबकि आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। इतनी झुलसती हुई गर्मी में दिल्ली बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। आम आदमी पार्टी की वो सरकार है जिसने मुफ्त पानी का प्रॉमिस करा था, लेकिन आज दिल्ली उनके राज में त्राहिमाम कर रही है। 600 करोड़ के रुपए का मुनाफे में होती थी दिल्ली जल बोर्ड 2013 में। एक दशक में आम आदमी पार्टी के राज में दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। एक आर्टिफिशियल क्राइसिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली में क्रिएट करा है ताकि वो भ्रष्टाचार कर सके और टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। तो वहीं दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। हरियाणा दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी लगातार दे रहा है। इसका 53% पानी कुप्रबंधन के चलते बर्बाद हो जा रहा है। दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है और लगातार दे रहा है, लेकिन ये इन लोगों का हालत वही है कि इनका जो 53% पानी सिर्फ बर्बाद इसलिए होता है कि इनको रखरखाव नहीं कर सकते। दिल्ली पे 2,000 रुपए का जुर्माना लगा रहे, जुर्माने नहीं लगा रहे, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फर्जी टैंकर कागजों में चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का संकट नहीं है, दिल्ली में कुप्रबंधन का संकट है, इनकी नीयत नहीं है। और इस बीच दिल्ली को जल संकट में डालकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता से सहानुभूति बटोरने के लिए भावनात्मक संदेश जारी कर रहे हैं। उनसे अपने माता पिता का ख्याल रखने की अपील कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखना, मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा।
मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना। सुना आपने। खैर, जल संकट को लेकर दिल्ली की जनता क्या कह रही है, उनका कोई ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, जरा सुनिए उनकी। क्या करेगा, गर्मी महीना है, पानी बिना लोग तरस जाता है, हार के मोल लेने पड़ता है। बहुत ही समस्या है जी। एक टैंकर आता है और ये इतना बड़ा बस्ती है, इस बस्ती एक टैंकर से क्या होने वाला है। इसमें नहर बसराम भी पानी जाता है और पानी बहता भी है। सरकार से 2 बार बग्गा को एप्लीकेशन दिए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गरीब दुखी झोपड़ी वाले क्या सुनवाई होता है, कोई सुनवाई नहीं है। पानी में देखो कितना, एक ही टैंकर आती है, पानी काफी लोग है इस पे, तो पानी मिल नहीं पाता, कभी कभी आपस चले जाते हैं। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जुड़े हुए इस खबर पर। चंद्रशेखर, अरविंद केजरीवाल संदेश जारी करके कह रहे हैं दिल्ली के लोगों से कि हमारे माता पिता का ख्याल रखिएगा। दिल्ली के लोगों का कौन ख्याल रखेगा? अरविंद केजरीवाल तो कुछ और ही कह रहे हैं। उनकी अपील पानी पर तो बिल्कुल नहीं आ रही। दिल्ली के लोग उनके परिवार नहीं है क्या? वो अक्सर दिल्ली को ही बिना किसी भरोसे छोड़कर चले जाते हैं और दिल्ली वाले ही उनके भरोसे हैं। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस अनऑथराइज कॉलोनी को लेकर के उन्होंने राजनीति शुरू की थी और जहां बिजली पानी जैसे बड़े बड़े मुद्दों और वादों को लेकर के वो सत्ता में आए थे और आज भी काबिज हैं, उसकी तस्वीर में देख करके आया हूँ बलजीत नगर में। जिस प्रकार से कनेक्शन तक लोगों के घर में पानी के नहीं गए हैं, जहाँ की हर घर जल की बात होती है तो वहाँ पर कनेक्शन नहीं है और टैंकर लगातार वहाँ के लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनी हुई है। और इस मौके पर जबकि गर्मी की लगातार लोग परेशान हैं, वहाँ पर टैंकर की आवक भी कम हो गई है। जहाँ 2 टाइम टैंकर आता था वहाँ ये कहते हैं कि एक टैंकर देंगे और उसके बाद वो टैंकर दूसरे जगहों पर जाएंगे। और उसकी जिद भी ये है, ड्राइवर्स तक कहते हैं लोगों को कि हम जाके आपके यहाँ पानी नहीं देंगे, आप किसको जो कहना चाहें वो आप कह सकते हैं। मतलब अपने मनमाने तरीके से रूट तैयार किए जा रहे हैं और उसके हिसाब से ये जो माफिया ग्रुप है वो लगातार काम कर रहा है। ठीक, फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो केजरीवाल जी को दिल्ली की समस्या नहीं दिख रही है, लेकिन लगता है जब दोबारा जेल जाएंगे तब जाकर के पानी के लिए फिर से चिट्ठी लिखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।